तो आसान टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं। आज सिर्फ कुछ डेफिनेशंस एंड टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें थर्मल रेडिएशंस में, है ना। कुछ डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं। तो आज कैलकुलेशन वाला पार्ट तो है नहीं उतना, बट कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो जरूरी है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। थर्मल रेडिएशन, इनकी जो वेवलेंथ होती है, बेसिकली थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 0 से लेकर आप इंफिनिटी तक ट्रीट कर सकते हो। और वैक्यूम में ये किस स्पीड से चलती है? दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में बोल रहा हूँ, मतलब इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। सो this mode of heat transfer does not require any medium. This mode of heat transfer does not require any medium, and in vacuum they travel with speed of light. They travel with speed of light, मतलब 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन्स की वेव्स होती हैं। इंफ्रारेड रीजन मतलब 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर की जो वेवलेंथ है, जिसके कारण हमें वार्मथ फील होता है, गर्मी फील होती है। बेसिकली हम इनकी बात करते हैं थर्मल रेडिएशन, बट इनकी जो वेवलेंथ है उसको आप 0 से लेके इंफिनिटी तक ट्रीट करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन ही गर्मी फील कराती है। एक्चुअल में थर्मल रेडिएशन का मतलब, या कोई भी रेडिएशन का मतलब ये हो गया कि जब किसी मैटर के साथ ये इंटरेक्ट करती है तो उसमें ये एनर्जी का ट्रांसफर करती है सीधे सीधे, है ना। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह के लिए, और ये फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का। सो इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का। अब कुछ डेफिनेशन इससे रिलेटेड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कुछ टर्म्स, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। सो नाउ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर में 3 पार्ट होते हैं जनरली। देखो, ये हो गई यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन। कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, इसका रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। तो जब किसी मैटर पे रेडिएशन पड़ती हैं, स्ट्राइक करती हैं, इंसिडेंट होती हैं, ठीक है। तो जब किसी मैटर पे, ये हमने सपोज यहाँ पे मैटर कंसीडर किया है, दिस इज एनी मैटर, तो ये हो गई यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन। दिस इज इंसिडेंट रेडिएशन। ये कौन सा पार्ट हो गया? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। कुछ पार्ट यहाँ पे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट इसमें ट्रांसमिट भी होगा। पर इसमें जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन हो, या जरूरी नहीं है कि ट्रांसमिशन हो, या जरूरी नहीं है कि एब्जॉर्प्शन हो। बट ये 3 केस हो सकते हैं कि जब किसी सरफेस पे, किसी मैटर पे रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन, ये 3 केस होते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों साथ में हो सकता है सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। हो सकता है सिर्फ ट्रांसमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। एंड हो सकता है सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि मैटर कैसा है, कोई बॉडी कैसी है। तो जब भी कोई रेडिएशन किसी बॉडी पे पड़ती है, स्ट्राइक करती है, तो ये 3 केस उसमें होते हैं, है ना। बट जरूरी नहीं कि साथ में तीनों केस हो, और हो सकता है कि साथ में तीनों केस भी हों। तो अब यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, जो टर्म्स हैं
इंसिडेंट रेडिएशन को मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड पार्ट को QR से, एब्जॉर्ब पार्ट को QA से, और ट्रांसमिटेड पार्ट को मैंने यहाँ पे QT से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये Q का मतलब क्या है यहाँ पे, तो सिंबल पे नहीं जाने की, ये हीट के लिए है यहाँ पे बेसिकली। Q का मतलब है इट इज अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस। तो जनरली इसमें ऐसा भी लिख देते, या फिर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी रेडिएशन उस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और कितनी उससे ठीक है उससे एमिट हो रही है, सॉरी, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस। तो कहीं कहीं पे बुक में सिर्फ इतना लिखा, कहीं पे आपको लिखेगा कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कहीं पे आपको ऐसा भी मिल जाएगा, है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना डेफिनेशन को लेके। So amount of radiation incident on a given surface per unit area per unit time। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन ऐसे QR का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। QA का मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। QT का मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस। ठीक है ना। तो कभी कभी फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे, यूनिट एरिया पे कितनी रेडिएशन पड़ रही है, ठीक है, यूनिट टाइम पे भाई 1 सेकंड में कितनी रेडिएशन पड़ी। तो एक्चुअल में ये डिफाइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई पर यूनिट टाइम, ऐसा नहीं कि आप 1 सेकंड इंसिडेंट हुई और आप 10 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। अब सरफेस कैसा भी हो सकता है, इसलिए ये जो टर्म होता है ना, ये थोड़ा ज्यादा प्रॉपर होता है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऐसे QR को भी आप बोल सकते हो, QR का मतलब है अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस गिवन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, 3 टर्म्स हैं। एक है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसको रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। एंड R इज इक्वल्स टू QR डिवाइडेड बाय Q। इसका जो रेशियो है इसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली दूसरा टर्म आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, या फिर इसको एब्जॉर्बेंस भी बोलते हैं, ठीक है, A, एंड इट इज QA डिवाइडेड बाय Q का रेशियो। एंड तीसरा जो टर्म है यहाँ पे, इट इज कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटेंस, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय T, QT डिवाइडेड बाय Q। तो ये 3 टर्म है यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब हो गया amount of radiation transmitted by the surface per unit area per unit time to that of amount of radiation incident on the same surface in a unit area in a unit time। ठीक है, ये 3 टर्म है यहाँ पे। एक हो गया आपका रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस, एक हो गया आपका ट्रांसमिटेंस। एंड अगर हम तीनों को सम कर लें यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बेंस प्लस ट्रांसमिटेंस, इन तीनों का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, आपका 1 के बराबर आएगा। इन तीनों का सम आपका 1 के बराबर आएगा, ठीक है। एंड सपोज इसमें मैं Q की जो वैल्यू है, सपोज Q की वैल्यू मैंने 100 लिया, ठीक है। सो इट इज अमाउंट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मतलब एक प्रकार से एनर्जी है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो सपोज यहाँ पे 100 अमाउंट में रेडिएशन, 100 यूनिट में कोई रेडिएशन इसमें इंसिडेंट हो रही है, और उसमें 20 पार्ट इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो ट्रांसमिट हो रहा है 10 पार्ट, और 70 पार्ट इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है।
तो यहाँ पे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इट विल बी 20/100, मतलब इट इज 0.2, और ये एब्जॉर्बेंस कितना हो गया यहाँ पे, इट इज 70/100, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.7, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपका, दिस इज 10/100, सो इट इज 0.1, समझ गए। सो ये इनके कोफिशिएंट्स हो गए यहाँ पे। तो मैटर के साथ में जब रेडिएशन का इंटरएक्शन होता है तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि उसमें रिफ्लेक्टेंस कितना है, उसमें एब्जॉर्बटेंस कितना है, उसमें ट्रांसमिटेंस कितना है मैटर के लिए। अब उस मैटर के लिए ट्रांसमिटेंस कितना है, उसका एब्जॉर्प्शन कितना है, उसका रिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए डेफिनेशंस? यस सर। अगर मान लो कोई सरफेस परफेक्ट, यस सर। कोई सरफेस अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो उसका ए और टी जो कोफिशिएंट है वो कितने रहेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए? 0। हाँ, अगर कोई सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो उसके कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस ये 0 हो जाएंगे। कोई सरफेस अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर है, नो ट्रांसमिशन नो रिफ्लेक्शन, तो बाकी टर्म आपके 0 रहेंगे, सिर्फ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बचेगा वहां पे, या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह का कोई सेंस है नहीं, है ना, बट ये ध्यान रखोगे। सो दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके, कोई डाउट अभी? आगे बढ़ूं मैं यार? सर जो रिफ्लेक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना? हाँ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो, या रिफ्लेक्टेंस है, उसका रिप्रेजेंटेशन अपन आर से डिनोट किए। और क्यू आर क्या है वहां पे? इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द गिवन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक्चुअल में मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा यहाँ पे कि एससीबी में हीट ट्रांसफर पे मिलेगा ना, ये हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर पे रेडिएशन में, तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे ये नहीं, ये क्यों ऐड कर दिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्यों ऐड किया अपन ने? मान लो अपन एरिया ऐड नहीं करते या फिर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नहीं लेते, तो भाई कितनी जगह पे रेडिएशन पड़ रही है और आप कितने पैच से या कितनी जगह से आप रिफ्लेक्शन को काउंट कर रहे हो, तो उसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर आपने कर दिए तीनों पे ये, तो वो एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो पता चल रहा है आपने 10 सेकंड तक इंसिडेंट्स के लिए लिखे या देखे रेडिएशन, और 2 सेकंड के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो इसलिए टाइम भी बताना जरूरी है यहाँ पे, और कितनी जगह पे ये पड़ रहा है, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम करने से इसमें क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, ले लिए सर, ले लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 2 है। नेक्स्ट अभी है एब्जॉर्बिव पावर एंड एमिसिव पावर। तो एब्जॉर्बिव पावर, जो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़े अपन ने ना, उसी को एब्जॉर्बिव पावर बोलते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़े वही एब्जॉर्बिव पावर है। तो एब्जॉर्बिव पावर क्या हो गया यहाँ पे? इट इज द QA डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। इट इज अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय, it is also amount of radiation
इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कितनी उसमें एब्जॉर्ब हुई और कितनी इंसिडेंट हुई थी, इसके रेशियो को हम एब्जॉर्बिव पावर बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एब्जॉर्बिव पावर। समझ गए? तो ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी और कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो इट इज यूनिट लेस, इनकी यूनिट है क्यू ए और क्यू के, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो एब्जॉर्बिव पावर इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस हमने लिया, कोई मैटर लिया, यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और कुछ पार्ट इसका मान लो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, सॉरी, जो पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है QA. So amount of radiation absorbed by the given surface in a unit area in a unit time divided by amount of radiation incident on the same surface in a unit area in a unit time. इसके रेशियो को हम किसी सरफेस का एब्जॉर्बिव पावर बोलते हैं कि भाई ये जो बॉडी है या ये जो सरफेस है इसका ये एब्जॉर्बिव पावर है। और एक और टर्म होता है यहाँ पे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर। तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर का मतलब इट इज ए लैम्डा एब्जॉर्बिव पावर फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। इट इज एब्जॉर्बिव पावर फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो एब्जॉर्बिव पावर उसको हम स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर बोलते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है ये 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। बट कुछ सरफेस ऐसे होते हैं ना कि जो पर्टिकुलर वेवलेंथ को तो अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो उनको क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्बिव, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर से भी डिफाइन करते हैं। एक तो टोटल एब्जॉर्बिव पावर हो गया, एक स्पेक्ट्रल वाला। स्पेक्ट्रल मतलब कि भाई किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये जो कैप है ना, ये ब्लू कलर की दिख रही है, क्यों दिख रही है ब्लू कलर की, बता सकते हो क्या? पेन की जो कैप है ये ब्लू कलर की क्यों दिख रही है? क्योंकि वो ब्लू रंग रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ, क्योंकि ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी कलर को क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है। सो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर फॉर ब्लू कलर फॉर दिस कैप कितना? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर फॉर ब्लू कलर के लिए कितना है इसका स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर? 0। ज्यादा है। अरे 0 ना, 0। समझ गए क्यों? नहीं सर। देख, ये इसका कलर ब्लू है, ब्लू क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि जो रेडिएशन इसमें पड़ रही है ना, व्हाइट रेडिएशन, उनमें से सभी को तो ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन किसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है? ये सभी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो अगर ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब ये इसका जो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर है और द ब्लू कलर, ये कैसा है? 0 है। बाकी कलर के लिए 1 बोल सकते हो आप। रेड कलर के लिए इसका एब्जॉर्बिव पावर कितना है? 1 बोल सकते हो, क्योंकि जितना भी रेड कलर आएगा सबको क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर है, मतलब इट इज एब्जॉर्बिव पावर फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे इट इज एब्जॉर्बिव पावर फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। और अगर आपको टोटल एब्जॉर्बिव पावर निकालना है तो टोटल एब्जॉर्बिव पावर विल बी इंटीग्रेशन 0 से लेकर इंफिनिटी एंड ए लैम्डा डी लैम्डा। तो टोटल एब्जॉर्बिव पावर आप स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर से इस तरह से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी क्यों लिए हमने? क्योंकि जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन की वेवलेंथ, ये 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको टोटल एब्जॉर्बिव पावर निकालना है
स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिंग पावर से, तो उसको 0 से लेकर इंफिनिटी तक क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? जी सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। सर इंटीग्रेशन वाला बताइए ना, क्या बेटा? इंटीग्रेशन वाला और एक बार बताइए ना आपने क्या? इंटीग्रेशन का मतलब ये बस यहाँ पे कि जो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर है, अगर उसका यूज करके आपको टोटल एब्जॉर्बिव पावर निकालना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, समेशन करना होता है कि नहीं होता? हाँ सर। तो हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर होगा। ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए ब्लू कलर के लिए कुछ है, रेड कलर के लिए कुछ है, तो सभी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर को आप ऐड कर दोगे सभी रेडिएशंस के लिए, तो उसका सम किसके बराबर मिलेगा आपको? हमेशा टोटल एब्जॉर्बिव पावर के बराबर मिलेगा। समझ गए? हाँ सर। क्लियर हो गया बेटा? अभी आगे बढ़ूं मैं? नेक्स्ट अब डिफाइन कर रहा हूं एमएसयू पावर। अभी थर्ड पॉइंट, एमएसयू पावर। तो ये जो एब्जॉर्बिव पावर है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ही है बेसिकली। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को ही एब्जॉर्बिव पावर अपन बोलेंगे, है ना। पेज नंबर 3। नेक्स्ट है अभी एमएसयू पावर। ये छोटे छोटे टर्म है लेकिन ये बहुत यूजफुल है। एमएसयू पावर, देखो अब इसमें इससे कंफ्यूज नहीं होना। किससे? पावर और एमएसयू पावर। पावर में अपन एनर्जी अपॉन टाइम करते हैं, लेकिन एमएसयू पावर ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। एमएसयू पावर कैसे डिफाइन करते हैं? ये मान लो कोई बॉडी है, दिस इज एनी बॉडी, और ये कितने टेम्परेचर पे? टी केल्विन टेम्परेचर पे है। ठीक है, दिस इज दियर टेम्परेचर टी केल्विन। सो ऑल बॉडी will emit radiation at all temperature except at 0 Kelvin। 0 केल्विन टेम्परेचर को छोड़ के सभी बॉडी सभी टेम्परेचर पे रेडिएशन को एमिट करती है। ठीक है, सभी टेम्परेचर पे रेडिएशन एमिट करती है या रेडिएट करती है। एमिट और रेडिएट एक ही बात है यहाँ पे। एमिट और रेडिएट, तो रेडिएशन लिखे इसलिए रेडिएट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं, सिर्फ एमिट वर्ड यूज कर रहा हूं। सो ऑल बॉडी विल एमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी टेम्परेचर पे जो बॉडीज होती हैं वो रेडिएशन एमिट करती हैं। ठीक है, तो फिर जो एमएसयू पावर, अब ये एमएसयू पावर क्या है ध्यान देना। एमएसयू पावर इज डिफाइंड एज emitted radiation energy per unit area per unit time। किसी बॉडी से emitted radiation energy per unit area per unit time को एमएसयू पावर बोलते हैं। so this is the एमएसयू पावर। तो कंफ्यूज नहीं होना पावर से। तो पावर में आप सिर्फ एनर्जी अपॉन टाइम करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हम ऐड कर रहे हैं। एमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली ये इंटेंसिटी के जैसा है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू पावर। तो कंफ्यूज नहीं होना एमएसयू पावर में कि भाई सिर्फ एनर्जी अपॉन टाइम नहीं, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया। सो मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय A इंटू टी। Q का मतलब हो गया यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी, किसी बॉडी जो कोई बॉडी जो एमिट कर रही है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बॉडी एंड इनटू द टाइम। तो इसकी यूनिट बनेगी, इसकी यूनिट आएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जूल पर सेकंड हो जाता है वाट। सो इट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एमएसयू पावर।
So all body will emit radiation at all temperature except at 0 Kelvin. तो एमिसिव पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? It is defined as energy, radiation energy, sorry, it is defined as radiation energy emitted per unit area per unit time at given temperature पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी एमिट होती है उसको हम एमिसिव पावर बोलते हैं। और इसी में एक और टर्म है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। सो ई लैम्डा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इट इज Q डिवाइडेड बाय एरिया इनटू T इनटू वेवलेंथ। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पे? इट्स यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉन, क्योंकि वेवलेंथ को अपन एंगस्ट्रॉन में डिनोट करते। तो अगर कहीं पे यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉन दी हुई है, इसका मतलब वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब एमिसिव पावर फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। इट इज एमिसिव पावर फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। एमिसिव पावर फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। एंड यहाँ पर भी जो टोटल एमिसिव पावर इट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से इंफिनिटी तक, तो ये टोटल एमिसिव पावर मिल जाता है। तो एमिसिव पावर समझ गए क्या है? एमिसिव पावर डेफिनेशन समझ गए? किसी बॉडी से जिस टेम्परेचर पे वो है उस टेम्परेचर पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी वो एमिट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? हम एमिसिव पावर बोलते हैं। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अभी तुमने देखा होगा जैसे रात में अगर स्टार्स को तुमने देखा कि नहीं देखा? रात में स्टार्स दिखते हैं कि नहीं अभी? हेलो, दिखते सर, दिखते हैं स्टार्स, है ना। लेकिन अभी जैसे अगर स्ट्रीट लाइट और ये सब पूरी लाइट जल रही तो कम दिखेंगे, बहुत कम विजुलाइज होते हैं। और अगर मान लो पूरे नागपुर की लाइट गोल हो जाए और तब देखना तो फिर आपको बहुत स्टार्स दिखाई देंगे, है ना। तो स्टार्स का कलर कभी ऑब्जर्व किया है कि सब बिल्कुल एक जैसे ही दिखते, सभी के कलर्स? स्टार्स के जो कलर्स हैं वो सबके एक जैसे दिखते हैं कि कुछ अलग अलग कलर्स दिखते हैं? कुछ ब्राइट रहते, कुछ सर, थोड़े वाइट ग्रीनिश दिखते, हाँ, कुछ ब्लूइश दिखते हैं। हाँ, कुछ ब्लूइश दिखेंगे, कुछ रेडिश दिखेंगे, कुछ ऑरेंज टाइप के दिखेंगे, ऑरेंजिस कलर आएगा, कुछ व्हाइट दिखेंगे, कुछ वायलेट में के तरफ ज्यादा दिखेंगे, ऐसे वायलेट एंड की तरफ। तो ये अलग अलग कलर क्यों दिख रहा है वहां पे? एक्चुअल में जो एमिसिव पावर है ना, तो यहाँ पे जैसे अपन बोल रहे हैं ना स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, किसी बॉडी से मान लो अगर ब्लू कलर वाली जो रेडिएशंस हैं वो ज्यादा निकल रही हैं, ब्लू कलर वाली जो रेडिएशंस हैं वो ज्यादा निकल रही हैं, मतलब उसका जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो ब्लू कलर्स के लिए कैसा है? बाकी एमिसिव पावर से ज्यादा है। समझ गए ना? इसलिए उसका जो कलर या जो डोमिनेटिंग एमिसिव पावर है वो किसके लिए ज्यादा है? वहां पे ब्लू कलर के लिए ज्यादा है, बाकी के लिए कम, इसलिए उनका कलर्स वैसा दिखता है उनको, ठीक है। और वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पे इनके जो कलर्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर अगर ज्यादा है ना तो उसका जो कलर है आपको ब्लूइश दिखेगा, टेम्परेचर अगर कम है तो उसका जो कलर है वो आपको रेडिश दिखेगा, ठीक है। कभी लोहे का एक छोटे से वायर को तुम गर्म करके देखना और उसके कलर को ऑब्जर्व करना कैसा होता है। किसी लोहे के वायर को, छोटे से जो वायर आते हैं, कभी देखा उसको गर्म करना, उसको ऑब्जर्व करना कभी। हेलो सर, वो रेडिश हो जाता है ना? नहीं, पहले कैसा होता है उसका कलर? ब्लैक। पहले तो ब्लैक रहेगा, फिर रेड होगा, फिर
ब्लू हाँ, उसके बाद ब्लू एंड की तरफ जाएगा, है ना। करके देखना पड़ेगा सर। हाँ, करके देख लेना। और सर सबसे आखिरी में वायलेट रहेगा ना? हाँ, सबसे आखिरी में वायलेट दिखेगा। एक मिनट, हाँ शेयर कर रहा हूँ। देखो इसका जो कलर है ना, वो मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। जो रॉड को अपन गर्म करते हैं, दिख रहा है ये कलर, देख। एक लोहे की रॉड को गर्म किया गया है, दिख रहा है कलर्स उसके। हेलो, यस है ना। देखो उसमें जो बिल्कुल बीच में है वो बिल्कुल वाइट है, मतलब वहां पर का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा है। फिर उसके बगल में येलो येलो वाले पोर्शन दिख रहे हैं, थोड़ा सा कम टेम्परेचर हुआ। फिर और पीछे जाओगे तो चेरी रेड, डल रेड। चेरी रेड मतलब ज्यादा टेम्परेचर है। और बाहर निकलोगे तो डल रेड हुआ, और बाहर जाओगे तो ब्लैक हुआ, मतलब उधर का टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, समझ गए। तो गर्म करने पे आपको ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं यहाँ पे। अरे समझ गए कि नहीं। जहां पे बिल्कुल व्हाइट कलर दिख रहा मतलब वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पे सारे कलर एमिट हो रहे हैं। और जहां पे जैसे ये जो चेरी रेड दिख रहा मतलब वहां पर का टेम्परेचर कुछ कम है। और वहां पे जो एमएसयू पावर है वो किसके लिए ज्यादा, वहां पे रेड कलर के लिए ज्यादा है। ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में। समझ गए। तो एक्चुअल में ये जो स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ जाता है। दैट इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो अपन पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे ये आपके सामने एक दिया हुआ इमेज दी हुई है, जिसमें आपने एक आयरन रॉड को गर्म किया और फिर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो उसके जो कलर्स होते हैं कैसे दिखते हैं, है ना। व्हाइट, फिर येलो, चेरिश रेड, डल डल रेड, ब्राइट ऑरेंज, है ना। दिख रहा है, अभी समझ गया बेटा ये। हेलो हेलो, समझ गए। यस सर। ओके। तो स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर का मतलब हो गया एमएसयू पावर फॉर द पर्टिकुलर वेवलेंथ, बस और कुछ ज्यादा नहीं उसमें। सर हाँ बोलो। सर बट हीट तो उसमें पूरे में रहेंगे ना, जितना मतलब जहाँ से व्हाइट दिख रहा है वो आखिरी तक जहाँ पे ब्लैक दिख रहा है वहां तक के रहेंगे ना हीट तो। क्या क्या हीट मतलब? नहीं, वो उसका टेम्परेचर है। जहां पे एकदम व्हाइट दिख रहा है ना वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा है। और जैसे जैसे तुम बाहर निकल रहे हो, वो व्हाइट से बाहर की तरफ जा रहा है, उसका टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, वहां पे कम होते जा रहा है। पर ऐसा एकदम कम नहीं है, वहां पे डिफरेंस आएगा। पर ऐसा भी नहीं कि वहां पे जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर कम हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो रहा है। इसलिए रात को जब तुमने स्टार्स देखा होगा तो उनके कलर्स तुमको अलग अलग दिखते हैं। अगर कोई स्टार मान लो जिसका कलर ब्लूइश दिख रहा है बिल्कुल, या वायलेट की तरह जैसा दिख रहा है, इसका मतलब रेड कलर वाले जो स्टार है उससे उसका टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा। हाँ, ज्यादा होगा, है ना। सीधा सा लॉजिक है उसमें कि जहां पे जो कलर है अगर वो बिल्कुल वायलेट एंड की तरफ है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। और जिसका जो कलर है वो डल दिख रहा है आपको, रेड दिख रहा है या फिर और ऑरेंज टाइप दिख रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। उसके कंपैरिजन में कम का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम है, उसके कंपैरिजन में कम है। अभी समझ गए ये? हेलो हेलो, समझ गए? यस सर। तो जो एमएसयू पावर होता है बेसिकली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। और जो स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर है उसमें तो टेम्परेचर का काफी रोल आ जाएगा। ये एक तो टोटल एमएसयू पावर हो गया जिसमें सभी वेवलेंथ को आप कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रल एमएसयू पावर में आप पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही कंसीडर करते हैं कि इस वेवलेंथ के लिए उसका एमएसयू पावर कितना है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, ले लिए? हेलो
सर ओवरहीट करने पे फिर मेटल्स का भी वो ब्लू कलर होता है क्या वो? और हीट करोगे, देख व्हाइट मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, व्हाइट मतलब सब कुछ आ गया, ब्लू के बाद व्हाइट कलर पहुंचेगा। हेलो, ब्लू वायलेट उसके बाद व्हाइट आएगा, समझ गया? हाँ सर। बस ओके। अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, पेज नंबर 4 पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? नाउ दिस इज पेज नंबर 4। कुछ और डेफिनेशन पे आते हैं। ब्लैक बॉडी समझते हो किसको बोलते हैं? ब्लैक बॉडी, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? सर अंधेरे में रेडिएशन छोड़ती है। अंधेरे में रेडिएशन छोड़ती है ऐसा नहीं है, ठीक है, छोड़ते सभी बॉडी रेडिएशन में। अच्छा, कोई कलर ब्लैक क्यों दिखता है, बता सकते हो क्या? कोई कलर ब्लैक क्यों दिखता है? सर वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी रिफ्लेक्शन होके नहीं आ रहा है, इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है ना? गर्मियों में अपन लाइट कलर के कपड़े पहनते, क्यों पहनते हैं? जिससे रेडिएशन रिफ्लेक्ट ज्यादा हो, गर्मी कम लगे अपने को, है ना? लाइट कलर के कपड़ों में गर्मी कम लगती है क्योंकि रेडिएशन को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अभी देखना, गर्मी में कुछ लोग अपने घर की छतों को चूना पोत देते हैं, उस पे चूने की लेयर लगा देते ना छतों पे, देखे हो कि नहीं देखे? हेलो, अरे बिल्कुल छत पे चूना पोत देते, देखे हो कि नहीं? ग्रीन कलर क्यों करते हैं ऐसा? धूप में काली हो जाती है। सर वाइट कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर मान लो तुम्हारे फ्लैट में या तुम्हारे घर के ऊपर छत है ना, उसमें अभी चूना पोत देना, तो टेम्परेचर में देखना 3 से 4 डिग्री का फर्क आएगा आराम से। मतलब जितना गर्म अभी कर रहा होगा उससे कम ही गर्म करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। सर ऐसा क्यों? क्या ऐसा क्यों सर? एकदम 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ता पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि रेडिएशन जितनी आपका घर में अगर जितनी कम रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर तो कम होगा ही ना। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, अपने को क्यों फील होता है? एकदम तुम जैसे पेड़ के नीचे खड़े होकर कभी फील किया है गर्मी लगती क्या? जैसे आप घर में जितनी गर्मी फील होती है उतनी पेड़ के नीचे नहीं होती है ना? यस सर। जबकि सेम ही है, क्योंकि यहाँ रेडिएशन आ रही है, और जो कॉन्क्रीट हैं, दीवार है, वो रेडिएशन को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, और फिर वो एमिट भी कर रही है, इसलिए हमको ज्यादा गर्मी फील होती है। तो अगर मान लो उसके अंदर रेडिएशन आएंगी नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो वो एमिट भी नहीं करेगा। इसलिए वो छतों पे चूना पोत देते, जिससे जो रेडिएशन पड़ रही है वो उसका पार्ट जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा उतना अच्छा। समझ गए? हेलो, यस सर। ओके। सो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है जो ऐसी बॉडी जो भी रेडिएशन उस पर पड़े सबको एब्जॉर्ब कर ले, और जब उसका राइट टाइम आए, सुटेबल टाइम आए, तो जिन रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया उनको एमिट भी करने लगे। तो ब्लैक बॉडी का मतलब इट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, it absorb all radiation from 0 to infinity, है ना? It absorb all radiation of wavelength from 0 to infinity. It absorb all radiation incident on it, and when suitable time come, it emit all radiation which it absorb. Suitable time comes, it emit all radiation which it absorbed. जिनको इसने एब्जॉर्ब किया है उन सभी रेडिएशन को क्या करे? ये एमिट भी करने लगे। तो सन क्या है? सन इज अ ब्लैक बॉडी। सन इज अ ब्लैक बॉडी।
सन एक ब्लैक बॉडी है, अभी उसका सही टाइम चल रहा है, इसलिए वो रेडिएशन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। और जब सारी रेडिएशन को एमिट करके खत्म हो जाएगा तो फिर कहानी क्या चालू होगी, वो सब फिर जो भी स्पेस से जो भी रेडिएशन उसमें आएंगे वो सबको एब्जॉर्ब करने लगेगा, और तब तक एब्जॉर्ब करता जाएगा जब तक उसका सही टाइम नहीं आता है ना। ठीक है, जब तक उसका टेम्परेचर बढ़ के इतना नहीं हो जाता कि हाँ अब वो एबल हो गया कि अब मैं रेडिएशन को एमिट कर सकता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी, तो अभी उसका सही टाइम चल रहा है सन का, इसलिए वो रेडिएशन को एमिट करते जा रहा। तो सन इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिव पावर है वो कितना होगा, एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1 एज वेल एज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर भी कितना होगा, 1। मतलब जो भी रेडिएशन या जिस भी कलर की रेडिएशन पड़ेंगे उसमें सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिव पावर होता है दैट इज 1। ठीक है, या स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर 1 एंड सन इज अ ब्लैक बॉडी। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एमिसिविटी। Emissivity it is denoted by the symbol small a, and emissivity का मतलब है ratio of emissive power of a general body to that of emissive power of black body at the same temperature, at same temperature पे emissive power of जनरल बॉडी टू दैट ऑफ ब्लैक बॉडी का रेशियो को एमिसिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये रेशियो है एमिसिव पावर्स का। सो ई क्या है यहाँ पे, ई इज एमिसिव पावर। सो व्हाट इज ई हियर, ई इज एमिसिव पावर। मतलब ये ऐसा है यहाँ पे, जैसे देखो ये कोई भी जनरल बॉडी है और इसका टेम्परेचर है T केल्विन। ये कोई ब्लैक बॉडी है, दिस इज एनी ब्लैक बॉडी है ना, ये जनरल बॉडी, इसका टेम्परेचर भी T केल्विन। तो जो एमिसिव पावर्स हैं दोनों बॉडी के, इसका जो रेशियो है इसको हम एमिसिविटी बोलते हैं। और एमिसिविटी की जो वैल्यू होती है इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एमिसिविटी ये 0 और 1 के बीच में होता है और ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, एंड E is equals to 1 for ideal ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी की जो एमिसिविटी होती है वो 1 होती है। तो दो बॉडी की, एक ब्लैक बॉडी और एक जनरल बॉडी की एमिसिव पावर्स का जो रेशियो है सेम टेम्परेचर पे, उसको हम एमिसिविटी बोलते हैं। समझ गया बेटा, अभी एमिसिविटी किसको बोल रहे हैं हम, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है एंड एमिसिविटी फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी इज 1। समझ गए, एमिसिविटी भी 1 होती है ब्लैक बॉडी की और उसकी एब्जॉर्बिविटी भी 1 होती है, एब्जॉर्बिव पावर भी 1 होता है। ठीक है, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। वो ब्लैक बॉडी के डेफिनेशन में सेकंड लाइन बोलो ना। When suitable time comes, it emit all radiation which it absorb। देखो, एक तो जो भी रेडिएशन उसमें पड़ती है वो सबको एब्जॉर्ब करते जाता है, लेकिन कुछ तो लिमिट रहेगी ना कि कब तक एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो जब उसका राइट टाइम आएगा तो जिनको उसने एब्जॉर्ब किया है फिर वो उनको एमिट करने लगता है। मतलब रिफ्लेक्टेंस इनका 0 होगा, ट्रांसमिटेंस 0 होगा, एब्जॉर्बेंस 1 होगा या एब्जॉर्बिव पावर 1 होगा। ठीक है, ओके सर सर वो एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बताया कि ब्लैक बॉडी पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे ही जो ट्रांसपेरेंट या फिर इनविजिबल बॉडी अपन बोल सकते, तो वो क्या करते होंगे पूरे लाइट को? इनविजिबल बॉडी, हाँ मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट। इनविजिबल का मतलब आप दोनों तरह से समझ लो। इनविजिबल का मतलब जिससे पूरी लाइट ट्रांसमिट हो रही वो भी इनविजिबल है एक प्रकार से, और जिसमें पूरा एब्जॉर्ब होके जा रहा है, पूरा एब्जॉर्ब हो रहा, वो भी नहीं दिख रही हमको। सर अपन ट्रांसपेरेंट को भी तो इनविजिबल बोल सकते हैं ना? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट इज आल्सो इनविजिबल एंड जो ब्लैक बॉडी वो भी इनविजिबल, वो भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, ओके सर। रेडियम इज अ ब्लैक बॉडी नहीं बेटा, रेडियम ब्लैक बॉडी नहीं है। रेडियम क्योंकि पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एमिट कर रहा है,
ब्लैक बॉडी नहीं है रेडियस। The more humorous side. It's truly a unique opportunity to be under the direct tutelage of the pro. ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, अरे ये समझ गए? हेलो, ये समझ गए? आगे बढ़ूं मैं? सर हाँ बोलो मानसी। सर समर्स में आपने देखा होगा घर पे ग्रीन नेट लगाते, सर ग्रीन ही क्यों लगाते, बाकी कलर्स के क्यों नहीं, व्हाइट वगैरह? वाइट लगा सकते हैं सर बट और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी ग्रीन हाउस ही क्यों रहता है, बाकी कोई कलर्स क्यों नहीं? नहीं, उसका नाम क्या ग्रीन हाउस importance नहीं, क्या है? ऐसा नहीं है। उसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसका कलर से कोई रिलेशन नहीं है एज सच। दूसरा जो नेट की बात कर रहे हैं अपन, जैसे अभी गर्मियों में अपन ग्रीन नेट क्यों लगाते, व्हाइट क्यों नहीं लगा देते, है ना? तो व्हाइट कलर क्योंकि रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा तो आंखों पे ज्यादा चुभेगा वो। हेलो, सर फिर ब्लैक क्यों नहीं? ब्लैक भी लगा सकते, लेकिन वो रेडिएशन को और एब्जॉर्ब करेगा तो और गर्मी करेगा। तो ग्रीन कलर एक्चुअल में हमारी आंखों पे चुभता नहीं है ज्यादा, है ना? हमारी आंखें उसमें कंफर्टेबल फील करती हैं ग्रीन कलर। सर ये फैक्टर अफेक्ट करता है क्योंकि विबग्योर में ग्रीन सबसे मिडिल में आता है, ये फैक्टर अफेक्ट करता है कि उससे कि वो हाँ, एब्सॉर्ब कम होगा? नहीं एब्जॉर्बेंस से नहीं है। एब्जॉर्ब तो भाई व्हाइट कलर वाला सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्ट भी तो कर रहा है ना। अब रिफ्लेक्ट भी करेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो आपकी आंखों में पड़ेगा, ज्यादा चमक आएगी उसमें, है ना? थोड़ा कंफर्टेबल आप फील नहीं करोगे। आप जैसे हरे पौधे को देखो और एकदम व्हाइट कलर की बिल्डिंग को देखो, समझ गए मानसी? हाँ सर। हाँ, तो वो आंखों पे कम चुभेगा आपको ग्रीन कलर, थोड़ा कंफर्टेबल आप फील करोगे। अच्छा सर। हाँ, आगे बढ़ूं मैं? अभी हो गया ये? आगे बढ़ूं मैं अभी? अभी देखो, आप लेबोरेटरी में ब्लैक बॉडी कैसे बनाएंगे अपन? तो फेरी ने सबसे पहले ट्राई किया था कि हम लेबोरेटरी में ब्लैक बॉडी बनाते, तो इसलिए उसका नाम फेरिस ब्लैक बॉडी पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको फेरिस ब्लैक बॉडी। So this is page number 5, Fairy's black body. फेरीज मतलब फेरी ने सबसे पहले बनाया था, इसलिए फेरीज नाम, फेरीज ब्लैक बॉडी। तो ये डबल बॉल्ड मेटल लिया उनने और बीच में वैक्यूम ले लिया। यहाँ पे एक छोटा सा होल लेते हैं, ये वैक्यूम रहता अंदर, और यहाँ पे एक सार पेज ऐसी लेते हैं और इस पे कार्बन ब्लैक लगा देते हैं, यहाँ पे पूरा कार्बन कोटिंग कर देते हैं। सो इट इज अ डबल बॉल्ड मेटल स्फीयर है, ठीक है? ये कार्बन कोटिंग यहाँ पे, ये कार्बन ब्लैक मतलब काजल, ये कॉनिकल सेक्शन है यहाँ पे, एंड इट इज डबल बॉल्ड स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, डबल बॉल्ड मेटालिक स्फीयर, ठीक है ना? वैक्यूम इसलिए रखे ताकि कंडक्शन के थ्रू कोई एनर्जी का लॉस यहाँ पे ना हो। तो जब कोई रेडिएशन यहाँ से पड़ती है, एंटर करती है, दिस इज इंसिडेंट रेडिएशन। जब कोई रेडिएशन यहाँ से इंसिडेंट होती है तो ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होके एब्जॉर्ब हो जाती है एक प्रकार से। मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापिस आने का चांस खत्म हो जाता है ना? या आप ये बोल सकते हो कि लगभग यहाँ पे 99% ऑफ एब्जॉर्बेंस आ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाती है ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है? 99.9% इसमें एब्जॉर्ब होगी, कोई ट्रांसमिशन नहीं है, कहीं से कोई रिफ्लेक्शन नहीं, जितनी पड़ी पूरी एंटर होगी यहाँ पे। इसलिए हम इस एपार्चर को क्या बोलेंगे? ये जो एपार्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो होल यहाँ पे दिख रहा है, दिस एपार्चर और होल इज अ ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी है, ये पूरा नहीं है ब्लैक बॉडी, ये होल से रेडिएशन गई, उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ जा रही है,
तो आप इस होल को यहाँ पे ब्लैक बॉडी बोलोगे ना, कि ये पूरा डबल वॉल स्फीयर को, ये होल यहाँ पे एक ब्लैक बॉडी हो गया। जैसे मान लो आपने एक बॉक्स बनाया, पूरा रूम में आपने सब तरफ से कंक्रीट लगा दिया, अंदर खाली रख दिया और अंदर आपने कार्बन ब्लैक कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया आपने उसमें, छोटा सा होल मान लो 1 मिलीमीटर का, कोई रेडिएशन उसमें अंदर जाएगी तो चांस क्या रहेंगे, वो बाहर निकल के नहीं आएगी। तो जो आपने एक छोटा सा होल बनाया हुआ है, वो छोटा सा होल क्या रहेगा वहां पे, ब्लैक बॉडी कहलाएगा। या कहीं आप पहाड़ों पे चले गए, बिल्कुल जंगल टाइप, कोई एक आध गुफा है, बिल्कुल एक छोटा सा होल है, वहां पे आप अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहां पे, तो वो जो छोटा सा होल है ना, वो ब्लैक बॉडी है एक प्रकार से, समझ गए। तो ये पूरा नहीं है ब्लैक बॉडी, आप जो पूरा पहाड़ है आप उसको ब्लैक बॉडी नहीं बोलोगे, जो होल वहां पे बना दैट इज द ब्लैक बॉडी, क्योंकि वहां से जो अंदर जा रहा है हमें नहीं पता कहां जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ये है कि ये जो होल है या ये जो अपर्चर है, दिस इज द ब्लैक बॉडी, नॉट द कंप्लीट स्फीयर। ये तो देखेगा आपको बाहर से, यहां से आपको अंदर कुछ नहीं दिखेगा, तो ये ब्लैक बॉडी है, समझ गए। तो फेरी ने इसको सबसे पहले बनाया, तो इसलिए उसी के नाम पे पड़ेगा, पेरिस ब्लैक बॉडी अपन इसको बोलते हैं। तो जो काजल यूज करते हैं ना, वो भी लगभग 98% तक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लगभग। ठीक है, और सर अपने आंखों में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो भी ब्लैक बॉडी होगा? ब्लाइंड स्पॉट नहीं ना, वो तो अलग कहानी हो गई। उसमें ब्लाइंड स्पॉट इसलिए क्योंकि वहां रेडिएशन नहीं पहुंचती है ना, एब्जॉर्ब थोड़ी करता शायद वो, कि एब्जॉर्ब करता है, मुझे उसके बारे में बायोलॉजिकली मुझे नहीं पता वहां पे ज्यादा। हेलो, वहां पे कोई लाइट नहीं जाती मतलब? हाँ, लाइट नहीं जाती वहां पे। अब यहाँ तो जा रही ना, इस अपर्चर में, इस होल में तो लाइट जा रही, लेकिन वापस निकल के नहीं आ रही, इसलिए हम इसको ब्लैक होल बोलेंगे या ब्लैक बॉडी बोल देंगे, समझ गए। हेलो सर, इसमें वैक्यूम करने का क्या रोल है? बीच में वैक्यूम करने का रोल ये हो गया कि कंडक्शन के थ्रू रेडिएशन का लॉस नहीं होना चाहिए बाहर से, क्योंकि अगर कांटेक्ट पे नहीं है तो वो रेडिएशन कंडक्शन के थ्रू उधर नहीं जाएगी वहां। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अपन। अब किरचॉफ्स लॉ अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए। नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Now this is page number 6. Next है फिर Kirchhoff's law. Kirchhoff's law, ठीक है, इसी के लिए रेडिएशन के लिए Kirchhoff's law। तो Kirchhoff's law ये है कि यहाँ पे मान लो मैंने कोई बॉडी लिया, ये X, ये Y, सेम टेम्परेचर पे, ये भी T केल्विन, ये भी T केल्विन, ये कोई जेड बॉडी है, ये भी T केल्विन पे, ऐसी कितनी भी ले सकते हो आप। और ये ब्लैक बॉडी है, दिस इज ब्लैक बॉडी, ये भी सेम टेम्परेचर पे T केल्विन पे। तो किरचॉफ्स लॉ ये है कि emissive power of X body divided by absorptive power of X body is equals to, now at same temperature the ratio at the same temperature the ratio of emissive power and absorptive power, at same temperature the ratio of emissive power and absorptive power of all body are constant। सभी बॉडी के लिए ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है, मतलब Ex upon Ax is equals to Ey upon Ay is equals to Ez upon Az and so on। दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है वो 1 होता है ना, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है, और ये जो रेशियो होता है हम इसको कांस्टेंट यहाँ पे बोल दे रहे हैं,
तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि EX इज प्रोपोर्शनल टू AX, और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, या फिर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये किरचॉफ्स लॉ है ना, दिस इज द किरचॉफ्स लॉ। एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि भाई जो एमिसिव पावर इट इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, या फिर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, ठीक है। एंड दूसरा क्या है? बैड एब्जॉर्बर आर बैड एमिटर। बैड एब्जॉर्बर बैड एमिटर, गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर। मतलब अगर कोई बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो ही वो एमिट करेगी, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो रेडिएशन को वो एमिट भी नहीं करेगी। समझ गए? अगर कोई बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो रेडिएशन को क्या करेगी? एमिट भी करेगी। और अगर जो बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो एमिट भी नहीं करेगी। समझ गए कि नहीं? यही है इसका मतलब। गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर एंड बैड एब्जॉर्बर आर बैड एमिटर। समझ गए? गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर एंड बैड एब्जॉर्बर आर बैड एमिटर, यही है इसका मतलब। यही है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर हाँ। सर फर्स्ट टाइम एक बार पढ़ना था। At same temperature, the ratio of emissive power and absorptive power of all body are constant. सभी बॉडी के लिए जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम टेम्परेचर के लिए सभी बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए जो एमिसिव पावर वो तो सबसे ज्यादा होता है, फिक्स क्वांटिटी हो गई। तो आप कोई भी बॉडी ले लो तो इनका जो रेशियो आएगा सेम टेम्परेचर की अगर आप बात करते हो तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब E is proportional to A या E lambda is proportional to A lambda, ठीक है। समझ गया? यस सर। ओके। अभी एक बात बताना, ये जैसे आपको ये जो कैप है ना पेन की, इसका कलर कैसा दिख रहा है आपको? ब्लू कलर दिख रहा है ना? इसका मतलब क्या है? अभी बताया था आप लोगों ने कि ये सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी कलर्स को क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है, बराबर है। मान लो इसको आपने सफिशिएंट टाइम के लिए रेडिएशन आप डाल रहे हो, आप इसमें कंटिन्यूअसली रेडिएशन डाल रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली डाल रहे हो। कब तक डाल रहे हो? जब तक इसका पेट नहीं भर जाता। अब इसको अंधेरे कमरे में ले जाओ, आपको कैसा दिखेगा ये? इस पे आप कंटिन्यूअसली रेडिएशन डाल रहे हो बिल्कुल, और कब तक डाल रहे हो? जब तक इसका पेट नहीं भर रहा है। और अब आप इसको अंधेरे कमरे में ले जाके देखो कैसा दिखेगा ये? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्या दिखेगा या नहीं? नहीं दिखेगा सर। दिखेगा बेटा। ये कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू। ये वाले कलर पूरे एब्जॉर्ब हो गए, ओ सॉरी एमिट हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, है ना। और ये वाले कलर पूरे एब्जॉर्ब हुए। तो जो एब्जॉर्ब होंगे वही एमिट होंगे ना। तो अगर इसको आपने सफिशिएंट टाइम तक बिल्कुल एक्सपोज किए रेडिएशन पे, सफिशिएंट टाइम मतलब समझ गए, इतनी रेडिएशन इस पे डाल दिए सफिशिएंट टाइम तक कि बस अब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और फिर इसको अंधेरे कमरे में ले जाकर अगर देखोगे तो जिनको इसने एब्जॉर्ब किया है वही एमिट करेगा। तो ये येलो, ऑरेंज और रेड का जो मिक्स बनेगा ना, सॉरी ग्रीन, ऑरेंज और रेड का जो मिक्स आएगा उसको ये क्या करेगा? एमिट करेगा। तो ये अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो यही वाले एमिट भी होंगे। जो रिफ्लेक्ट हो गए वो तो भाई चले गए ना। समझ गए ना? ये तो कॉन्सेप्ट होती बॉडीज के लिए, या कि जो गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर एंड बैड एब्जॉर्बर आर बैड एमिटर।
तो जो कलर्स या जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेंगे उन्हीं को वो एमिट करते हैं। समझ गए? हेलो सर। हाँ सर फिर वो रेडियम किसके इससे वो करेंगे क्या? रेडियम रेडियम में बेटा अलग प्रिंसिपल चलता है ना। रेडियम की कहानी ऐसी नहीं है ना। रेडियम में तो उसके न्यूक्लियस से पार्टिकल्स निकलते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है। उसकी कहानी ऐसी नहीं है ना रेडिएशन वाली डायरेक्ट। समझ गए? हेलो अरे समझ गया, उसकी कहानी अलग है रेडियम की, ये कहानी अलग चल रही है। समझ गए कुणाल? सर मैंने नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, ये समझ गए अभी जो बोला मैंने? गुड एब्जॉर्वर, गुड एमीटर, बैड एब्जॉर्वर, बैड एमीटर। हाँ सर। समझ गए? अभी तुमने देखा होगा जो रेगिस्तान होते हैं ना, रेगिस्तान मतलब डेजर्ट वाले जो एरिया होते हैं, उसमें देखना दिन कितने गर्म होते हैं बिल्कुल, और रातें कैसी होती फिर बहुत ठंडी हो जाती। समझ गए क्यों? हेलो दिन गर्म इसलिए होते क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब करते जाते हैं, और रात होने पे वो जल्दी जल्दी एमिट भी कर देते, इसलिए ठंडे हो जाते हैं फिर वो। ठीक है, समझ गए? हेलो हाँ, तो गुड एब्जॉर्वर, गुड एमीटर, बैड एब्जॉर्वर, बैड एमीटर, ये किरचॉफ लॉ एक प्रकार से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे। कोई डाउट है तो पूछो। हेलो कोई डाउट है तो पूछो, है क्या? कोई है क्या? वो हाँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली डाउट क्लास आज होने वाली है? नहीं आज नहीं लूंगा यार, मैं थोड़ा थकान लग रही। कल बहुत लंबा सफर हो गया था ना, कल 800-900 किलोमीटर चले जाना और आना हो गया था। ठीक है सर। ठीक है। तो हाँ जो मैंने डेल टी चेंज इन टेम्परेचर पढ़, क्या क्या? जो अपन चेंज इन टेम्परेचर पढ़े थे, हाँ उसमें अगर अपना डेल टी 100 डिग्री निकला है हाँ, और अपन उसको डिवाइड करेंगे, काय से डिवाइड करेंगे? आवाज नहीं आ रही कुणाल तेरी बराबर। तो मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो मुझे पोस्ट कर देना है ना। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछो अभी, आगे है कुछ? नहीं ठीक है ना, एंड कर रहा हूँ क्लास को।